नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। लगातार सुबह से ही आप डीबी लाइव पर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर जो सुनवाई हो रही है उसका पूरा लाइव अपडेट, लाइव हियरिंग हिंदी में आप सुन रहे थे। और क्लॉज बाय क्लॉज किस तरह से आज जिरह और बहस हुई है वो बेहद इंटरेस्टिंग थी। कपिल सिब्बल लीड लेते हुए नजर आए। कपिल सिब्बल ने जोरदार धमाकेदार अंदाज से इसकी शुरुआत की और तमाम दलीलें उन्होंने रखी। लगभग पौने 4 घंटे तक सिर्फ याचिकाकर्ताओं यानी कि जिन्होंने इस कानून के खिलाफ अपनी याचिकाएं दर्ज की हैं, सिर्फ उन्होंने ही अपनी बातों को रखा है। अब कल फिर से सुनवाई शुरू होनी है और जिस तरह से आज पूरी सुनवाई चली है, जैसे क्लॉज बाय क्लॉज एक एक चीज पर डिटेल में जिस तरह से चर्चा जिरह बहस हुई है, क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई है, उससे अब ये लग रहा है कि ये मामला अब डेली सुनवाई की तरफ जा रहा है। आपको ये पता ही है कि जस्टिस खन्ना के रिटायर होने के बाद ये BR गवई की बेंच को ये चला गया था। पहले ये 3 जजों की बेंच थी, अब ये 2 जजों की बेंच है और दोनों जजेस की जो बेंच है जिसकी अध्यक्षता CJI BR गवई कर रहे हैं, उन्होंने इस पूरे मामले की क्लॉज बाय क्लॉज जो सुनवाई की गई वो उस मामले को पूरा सुना। एक नहीं, लगभग मैं आपको बता दूं कि 5 वकील जो हैं उन्होंने लगभग तमाम वकील जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से यानी कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो पेश हो रहे थे, उन्होंने लगभग सभी ने ही अपनी बातों को पॉइंट टू पॉइंट रखा है। जैसे ही आज सुनवाई शुरू हुई, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो कि सरकार की तरफ से पेश हुए, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जिन 3 अधिनियम को लेकर एक तरह से अंतरिम रोक लगाई गई थी, उसी को लेकर आगे सुनवाई शुरू की जाए। इस पर कपिल सिब्बल ने अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने ये कहा कि नहीं, पूरे कानून को लेकर जो कानून के अलग अलग क्लॉज हैं उन सब को लेकर चर्चा की जाएगी और किस तरह से ये पूरा कानून असंवैधानिक है इसको लेकर चर्चा की गई। और ये कहा गया कि कैसे आप ये तय करेंगे कि मैं कितने की प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ या फिर नहीं, रजिस्ट्रेशन को लेकर, वक्फ बाय यूजर को लेकर, नॉन मुस्लिम के इसमें आने को लेकर, इसके साथ साथ और तमाम जो पहलू, जिस तरह से DM को, जिला मजिस्ट्रेट को जिस तरह की अथक एक तरह से हम कह सकते हैं कि पावर्स दी गई हैं, उस सब को लेकर तो बात हुई क्योंकि इसको लेकर तो पहले से ही रोक लगी हुई थी। लेकिन उसके साथ साथ जो तमाम इसमें क्लॉज हैं उन सब को लेकर आज चर्चा की गई है। बहुत अहम आज और महत्वपूर्ण आज से चर्चा की शुरुआत हुई। हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से अब हर रोज ये माना जाए, जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आता है तब तक मुझे लगता है कि इस पर इसको लेकर सुनवाई होगी। आज पौने 4 घंटे तक लगभग इसको लेकर सुनवाई हुई और अभी तक सरकारी पक्ष की तरफ से अपना पक्ष नहीं रखा गया है। अभी सिर्फ जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिकाकर्ता वकील थे, जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने ही अपनी बातों को रखा है और अब लेकर कल भी सुनवाई शुरू होनी है। आपको ये पता ही है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि दरअसल जो वक्फ की जमीनें हैं उन पर सरकारी कब्जा करने के लिए इसमें अमेंडमेंट किया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि आज 1904 से लेकर और 2025 तक जितने वक्फ कानून बने, उनमें जो अमेंडमेंट्स हुए, उन सब की चर्चा आज विस्तार से की गई है। और कपिल सिब्बल ने जिस तरह से आज इस पर क्लॉज बाय क्लॉज अपनी बातों को रखा है, वो जाहिर सी बात है कि सरकार के जो वकील पेश हुए उनके माथे पर पसीना लाने के लिए काफी है। उनको अब लंबा वक्त चाहिए होगा अपनी दलीलों को फिर से तैयार करने के लिए और उनको रखने के लिए, क्योंकि जब वो सुबह आए थे उनको ये लग रहा था कि शायद ये तो 3 क्लॉज जिस पर पहले से रोक लगी हुई है, सरकार जिस पर तैयार हो गई थी, उसी को लेकर आगे सुनवाई होगी। लेकिन एक सरप्राइज एलिमेंट शायद उनके लिए आया कि नहीं, इस पर अब पूरी तरीके से सुनवाई शुरू होगी। चलिए इसी पर आज चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ ओमकारेश्वर पांडे जी जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमान को लेकर आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और इस मामले पर अपनी बहुत ही गहन चर्चा रखने वाले ओमकारेश्वर पांडे जी मेरे साथ जुड़ गए। ओमकारेश्वर जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। और आज जिस तरह से पूरी ये सुनवाई चली है, इससे पहले जो सुनवाई चली है, किस तरफ इस पूरे मामले को आप जाता हुआ देख रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग था आज पूरे कोर्ट रूम में, कोर्ट रूम नंबर 1 में जिस तरह से पूरी चर्चा हुई है।
लग रहा था शुरू में जब तुषार मेहता ने अपनी बातों को रखा, उनको लगा कि शायद 3 क्लॉजेस पर ही बात होनी जिस पे पहले से ही रोक लगी है। लेकिन कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं, पूरे तमाम जो कानून में जो प्रावधान जो बदले गए हैं, जो ऐड किए गए हैं, उन सब पर बातचीत होनी है। देखिए बुशरा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और जिस तरह से हम लोगों ने देखा है पिछले महीनों में कि इस वक्फ बिल को लेके जो बाद में एक्ट बना, दोनों हाउस से पास हुआ, उसको लेके काफी जो है वो चर्चा होती रही, वाद विवाद होते रहे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण ये है कि इस बिल को पास करने से पहले सत्ता पक्ष ने इसको लेके बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई, बहुत सारी बातें इस बारे में, बिल के बारे में कही गई, जो एक तरह से ऐसा लगता था कि ये बिल पास नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को डराने की कोशिश की गई कि ये वक्फ एक्ट ऐसा है कि किसी भी जमीन पे कब्जा कर सकता है, 70% से ज्यादा जमीनें जो हैं इनके कब्जे। एक एक सिरे से जो है लगातार मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया गया। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भारत का 70% हिस्सा वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं था कि कुल 8 लाख एकड़ जमीन अगर इसके पास है तो ये 0.2% भारत के लैंड प्रॉपर्टी का हिस्सा है। फिर कहा गया कि वक्फ संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता और कोई भी मुस्लिम उसे कब्जा कर सकता है। ये सरासर गलत था। वक्फ एक ट्रस्ट होता है, सबको मालूम है, आज बहस उस पे हो रही है। और ये माना जाता है कि जैसे हिंदुओं का ट्रस्ट है वैसे मुसलमानों का वक्फ है, वो अपने अल्लाह के नाम पे करते हैं। उसका एक प्रबंधन होता है और वो प्रबंधन जो है वक्फ बोर्ड जो है वो उसको देखता है और वो एक खास नियम से बंधा होता है। एक एक बात और फैलाई गई कि वक्फ के पास जो है वो असीमित कानूनी अधिकार हैं और वक्फ बोर्ड का फैसला जो है वो अदालत के ऊपर होता है। ये भी सरासर गलत था। अदालतों में इतने सारे केसेस पड़े हुए हैं, वो अगर वक्फ का फैसला ही सर्वोपरि होता तो अदालतों में वो केसेस नहीं होते। तो काफी केसेस हैं। तो ये भी सिरे से बिल्कुल निराधार भ्रम और झूठ फैलाया गया। ये कहना कि किसी भी वक्त जमीन को कोई भी मुस्लिम जो है वो वक्फ कह के और उस पे कब्जा कर सकता है, या वक्फ बाय यूजर कह सकता है, ये भी गलत था। वक्फ बाय यूजर का दरअसल मतलब ये होता है कि जिस प्रॉपर्टी पे बहुत लंबे अरसे से, ऐसी कई ऐतिहासिक प्रॉपर्टीज हैं जिसपे वो लंबे अरसे से, जैसे कोई मजार है वहां पे अपना वो दरगाह है, कोई इस तरह की चीज है जहां लंबे अरसे से उनकी जो है वो चल रही है, धार्मिक उपयोग हो रहा है। तो लेकिन उसको भी घोषित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया है। अब वक्फ संपत्ति को लेके एक बात और भी कही गई कि हिंदुओं या गैर मुसलमानों के अधिकार उसमें खत्म हो जाते हैं। तो ये जो है इसको लेके दावा किया जा रहा है और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो बीजेपी हिंदुओं की बात करती है वो कोर्ट में जाके कहती है कि देश में सेकुलरिज्म है, यहाँ सेकुलरिज्म होना चाहिए। तो भाई अच्छी बात है, सेकुलरिज्म तो होना ही चाहिए, लेकिन सेकुलरिज्म सिर्फ वक्फ बोर्ड में होना चाहिए या फिर सिखों के गुरुद्वारों में भी, क्रिश्चियंस के चर्चेज में भी और हिंदुओं के धार्मिक उसमें भी स्थलों पर, फिर तो ये सब जगह लागू होगा ना। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था जब ये सवाल उठाया गया था कि इसमें कुछ सेकुलर होना चाहिए तो कुछ नॉन मुस्लिम्स भी होने चाहिए। तो कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने मंदिरों में नॉन हिंदूज को अलाउ किया है या उसमें आप करेंगे? तो इस पे फिर वो चुप्पी आ गई थी। तो ये जो टोटल जो मामला है, ये ज्यादा से ज्यादा झूठ फैलाया हुआ, भ्रम फैलाया हुआ। अब आप कह रहे हैं कि हमने जो एक्ट लाया है उससे इसका एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हो जाएगा। कैसे बेटर हो जाएगा ये सरकार देखेगी कि क्या उसमें आपने किया है। आप कह रहे हैं कि सीईओज जो है या सर्टेन सेक्शन, मेन मामला यही है कि एक जो वर्क बाय यूजर कह रहे हैं उसमें उनका ये कहना है कि सर्टेन टाइम तक अगर रजिस्ट्री नहीं हुई तो सरकार टेक ओवर कर सकती है। तो ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, हिस्टोरिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जिनका वहां पे यूजर्स के पास कोई डिटेल ना हो।
अब ताजमहल का डिटेल किसके पास होगा? वैसे तो इस तरह के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वैसे ही आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आते हैं, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन वैसे जो छोटे हैं, जिन पे वो सदियों से उनके जो घराने चले आ रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो सरकार कहती है हम उस पर कब्जा कर लेंगे। ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि उसमें वक्फ प्रॉपर्टीज के बोर्ड्स में कितने मुस्लिम्स या कितने नॉन मुस्लिम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसको लेके वाद विवाद है और उसको सर्वोच्च न्यायालय देख रहा है। तो इसी जी तरह ओमकारेश्वर जी, इसी में की ही जो जी जी इसमें जो कपिल सिब्बल ने कहा है वो मैं ऐड करना चाहूंगी। कपिल सिब्बल ने कहा है कि वक्फ संपत्ति के मैनेजमेंट का अधिकार लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए कानून के हाँ अनुसार वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में बहुत गैर मुस्लिम बहुमत गैर मुस्लिम का हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि राज्य वक्फ बोर्ड में 12 गैर मुस्लिम और 10 मुस्लिम हो सकते हैं। पहले जिन पदों पर चुनाव होता था उनमें राज्य सरकार का नामित प्रतिनिधि भी हो सकता था, लेकिन अब यहाँ कोई भी हो सकता है, जबकि पहले सिर्फ मुस्लिम ही हो सकता था। कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ करने के लिए कम से कम 5 साल मुस्लिम होने की को जरूरी कर दिया गया है। संपत्ति पर विवाद का निपटारा कलेक्टर करेगा। ये सभी प्रावधान अगर लागू हो गए तो अपूरणीय नुकसान होगा और सभी प्रावधानों पर रोक लगाई जाए। यानी कि कलेक्टर किसी को भी चाहे किसी की भी प्रॉपर्टी को वो डिस्प्यूट कर सकता है। आपने देखा ही होगा उत्तर प्रदेश में किस तरह से पूरी एक तरह से मुहिम जो है वो शुरू हो गई थी। आप गैर मुस्लिमों को ज्यादा और मुस्लिमों को कम इसमें कर रहे हैं। ये सीधे तौर पर ये कानून जो है वो ये कहा गया है इसमें कि जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर सरकारी कब्जा करने के लिए ही बनाया गया है। ओमकारेश्वर जी, यही बोन ऑफ कंटेंशन है, यही बोन ऑफ कंटेंशन है जिसको कपिल सिब्बल ने उठाया है। यही बात है कि एक वक्फ रिलेटेड जो बोर्ड है और उसका जो एक तो ट्रस्ट होता है, देखिए वक्फ के बोर्ड और उसके जो गवर्निंग बॉडी ऊपर जो होती है, उसमें कितने लोगों को बिठाना है और कितने उसमें मुस्लिम होने चाहिए, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। सवाल अगर एक धार्मिक समुदाय के रिलेटेड प्रॉपर्टीज के गवर्नेंस का है, तो उसी धार्मिक समुदाय के लोग होने चाहिए ना। जैसे कि सिखों का सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। अब आप कहेंगे कि नहीं, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में 2 ईसाई भी होने चाहिए, 2 मुस्लिम भी होने चाहिए, 2 हिंदू भी होने चाहिए, तो क्या इसे सिख मान लेंगे? या कहेंगे कि वैष्णो देवी एक्ट में एक मुस्लिम होना चाहिए और उसको सीईओ अपॉइंट किया जाए, क्या हिंदू इसको मान लेंगे? तो ये सेकुलरिज्म के नाम पर ये खेल जो है वो पर्टिकुलर समुदाय के उसमें उनकी अपनी प्रॉपर्टी के गवर्नेंस में, ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है जिसको सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि वो क्या करे। सीईओ का अपॉइंटमेंट, ये वैसे एक मामला ये समझने की जरूरत है कि वो ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड बोर्ड का गठन सरकार करती है। सरकार जो है वो अल्पसंख्यक कार्यालय के अंतर्गत आता है और उसमें वैसे भी दो एक मैंने देखा है कि जहां पर सीईओ की पोजीशन में गैर मुस्लिम्स या नॉन मुस्लिम्स को बिठाया हुआ है, वो किसी ऐसी पोजीशन में हो सकता है, वो एक्स ऑफिशियो हो सकते हैं। लेकिन आप कहें कि नहीं इतने सदस्य नॉन मुस्लिम हो और इतने सदस्य मुस्लिम हो, ये बोन ऑफ कंटेंशन है, ये इसी पर विवाद है। तो इसको लेके सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला करता है, ये देखने वाली बात है। जी बुशरा जी, क्या आपको लग रहा है ये ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है आपको ये कानून? यानी कि जब तक इस पर डे टू डे सुनवाई होगी, अभी तो आप देखिए आज ये कहा गया था कि 2 घंटे याचिकाकर्ताओं को दिए जाएंगे, 2 घंटे सरकारी पक्ष को दिए जाएंगे। लेकिन जब मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो शुरुआत की गई वकीलों की तरफ से, जिसको लीड कपिल सिब्बल ने किया, 5 वकीलों ने अपनी बातों को रखा, पौने 4 घंटे तक चली और अभी तक उनकी बात पूरी नहीं हुई है। कल भी इस मामले पर सुनवाई फिर से होगी और लग रहा है कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से ही इसको कंटिन्यू किया जाएगा और फिर सरकारी पक्ष अपनी बात को रखेगा। जब पिछली बार सुनवाई हुई थी, 3 जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट थे उन पर रोक लगा दी गई थी। सरकारी पक्ष खुद ही तैयार हो गया था कि चलिए इन पर हम रोक लगा दें, जो कि सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल थे, जिसमें किसी भी नई नियुक्ति पर जिस पर पाबंदी लगा दी गई थी, वक्फ बाय यूजर को लेकर जिसमें बात की गई थी, जिसमें डीएम को जो अधिकार पूरी तरीके से दिए गए उस पर रोक लगाई गई थी। ये 3 पर तो अभी भी रोक कायम ही है। क्या आपको लग रहा है ये ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है? जिस तरह की इस पर पूरी सियासत करने की कोशिश की गई, वो दरअसल लग रहा है बीजेपी को वो उससे हासिल नहीं हो रहा है।
देखिए, ये एक तरह से अस्थाई जो है, टेम्पररी रोक जो है, इंटरिम रोक जिसको कहते हैं, वो लगाई हुई है। जब सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला करेगा तो वो रोक कंटिन्यू रहता है या उसको वो हटा देते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। अब जैसे ही आपने कहा कि डीएम के पास पूरे पावर हों, तो इनडायरेक्टली आप जो वक्फ बोर्ड और उसके ऊपर जो ट्रिब्यूनल बने हैं, उनको आप सरपास करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो ट्रिब्यूनल की बजाय वो डीएम ही फैसला करे। तो एक तरह से कानूनी प्रक्रिया। एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, दरअसल हिंदुओं में भ्रम है, जैसे ही वो वक्फ ट्रिब्यूनल समझ सुनते हैं तो उनको लगता है कि ये मुसलमानों का कोई अपना बनाया हुआ ट्रिब्यूनल है। भाई मेरे, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जैसे एमपी एमएलए कोर्ट स्पेशल कोर्ट बनते हैं, या और भी सीबीआई कोर्ट बनता है, ये उसी तरह से सरकार का बनाया हुआ वक्फ ट्रिब्यूनल होता है। उसमें मुसलमानों का कोई रोल नहीं है, वो सरकार ही उसमें जजेज अपॉइंट करती है। तो वो सरकारी तंत्र है। वो ट्रिब्यूनल जो है, वक्फ ट्रिब्यूनल भले ही कहा जाता हो, लेकिन वक्फ रिलेटेड प्रॉपर्टीज या उसके रिलेटेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए होता है। अब सरकार अगर चाहे कि नहीं, उसको भी बाईपास करके हम डीएम को फैसला दे दें, तो ये एक थोड़ा सा इस पे जाहिर है, इस पे विवाद का विषय बनता है कि वो क्यों उसको देना चाहते हैं और क्यों इसको इस तरह करना चाहते हैं। तो जो बोन ऑफ कंटेंशन जो मौजूद है, वक्फ बाय यूजर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो ऑनलाइन है, वो कब से चल रही है। ऑलरेडी जो उनका पोर्टल है, वो बहुत सारे, या मैक्सिमम सरकार खुद कह चुकी है कि इतने सारे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हाँ, उसमें ये कहा गया है कि अगर सर्टेन टाइम पीरियड में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो उसको सरकार टेक ओवर कर सकती है। ये एक नया क्लॉज है, जिससे जो है वो जाहिर है विवाद उठना स्वाभाविक है। मुझे नहीं लगता है कि ये ठंडे बस्ते में जाएगा। हो सकता है कि बहस एक दो दिन टले या उस पर थोड़ा डिसीजन वो हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला करेगी, क्योंकि वो ऐसे भी ये गर्मियों की छुट्टी में वहां कोर्ट जो है वो बैठ के इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे फैसला जल्दी ही हो जाएगा। जी जी, जो रजिस्ट्रेशन को लेकर विवाद है, मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये कहा जा रहा है कि भई 100-200 साल पुराने जो पेपर्स हैं, वक़्फ़ कागज़ात हैं, वो कहाँ से लाए जाएँगे? ये कहा जाता है वन्स अ वक़्फ़ ऑलवेज़ अ वक़्फ़, यानी कि एक बार अगर किसी ने अल्लाह के नाम पर कोई प्रॉपर्टी दान कर दी, तो वो दान कर दी। उसको फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो किसी को ट्रांसफ़र की जा सकती है। ये सवाल भी आज उठाया गया है कि आप कैसे कह सकते हैं। दूसरा सवाल ये उठाया गया कि भाई अगर किसी, जैसे संभल की मस्जिद का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एएसआई के अगर संरक्षण में वो चली जाती है तो फिर वो वक्फ नहीं रहती है। और इस तरह से तो आप जो है अलग अलग, उसमें बाबरी का भी जिक्र किया गया है, संभल का भी जिक्र किया गया है। ये तमाम दलीलें जो हैं वो आज पेश की गई हैं। इसमें एक और बात ये कही गई है कि आप ये कैसे तय करेंगे कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ, मैं 5 साल से मुस्लिम हूँ या नहीं मुस्लिम हूँ, ये कैसे तय करेंगे आप? ये आप कौन होते हैं? माना कि ओमकारेश्वर ये चाहते हैं कि मैं अपनी ज़मीन जो है वो वक्फ को दान देना चाहता हूँ, उनकी कोई आस्था है या उनके इलाके में कोई मस्जिद नहीं है, आप अगर दान करना चाहते हैं तो ये सरकार कैसे तय करेगी कि आप उसको दान करेंगे कि नहीं करेंगे और किसके नाम पर करेंगे? ये तो बहुत अजीब सी बात है। ये हास्यास्पद है। किसी हिंदू से कहिए कि तुम प्रैक्टिसिंग हिंदू हो कि नहीं हो, अब बताओ। वो तो या जाके किसी मंदिर में रोज पूजा करता हो तभी उसको हिंदू मानेंगे। ये तो बड़ा अजीब सा तर्क है। ये किसी के समझ में आने वाली बात नहीं है। किसी सिख से कहें कि भैया तुम कितने दिन गुरुद्वारा जाते हो, इस आधार पे तुम को तय करेंगे, या तुमने कितनी बार नमाज पढ़ी है, इसके आधार पर हम तुम, ये कोई तर्क नहीं है। ये मुझे लगता है कि किसी ने इल एडवाइस करी है सरकार को। इस तरह के तर्कों से फायदा क्या, इस तरह की चीजों से फायदा क्या। और आप जब कहते हैं कि वहां ट्रिब्यूनल है, आप ही का बनाया हुआ है, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय का बनाया हुआ है, भारत सरकार का बनाया हुआ है, तो जो जो डिस्प्यूट्स के प्रॉब्लम्स हैं, जहां भी डिस्प्यूट्स हैं, वो तो ऑलरेडी आपने खुद प्रोविजन कर रखा है कि ये ट्रिब्यूनल में जाएंगे। उसके ऊपर ये प्रोविजन है कि ट्रिब्यूनल से फैसला नहीं हुआ या सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ, तो आप हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो फिर सरकार ये क्यों कहना चाहती है कि इसको हम सीधे सीधे टेक ओवर कर लेंगे या कुछ और कर लेंगे। कानूनी प्रक्रिया जिस तरह से बनी हुई है, मुझे लगता है कि वो सोच समझ के बनाई गई है। 1995 में भी जब ये बनाया गया था,
ये तो 1954 से बनना शुरू हुआ है, 1954 से इसकी क्रोनोलॉजी सब जगह उपलब्ध है, लोग खुद पढ़ के देख रहे हैं कि भाई कब से ये बोर्ड का ट्रस्ट का गठन हुआ, बोर्ड का गठन हुआ, उस पर ट्राइब्यूनल बना, उसको और ज्यादा सुधार करने की कोशिश की गई। तो जिस समय पिछली बार 2013 में भी हुआ था, ये बात तो हाउस में उठा था ना, संसद में उठा था, जिसमें बताया था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया था कि 2013 के वक्त संशोधन में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी शामिल थे उसमें, उन्होंने भी उसमें बहस किया था और उसमें उनका वो था, हिस्सेदारी थी। तो अब आप कह रहे हैं कि कुछ और है, तो ये जो है जस्टिफिकेशन आपको सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ेगा। संसद में और पॉलिटिक्स में आप बाहर मंचों पे क्या कहते हैं, किसको क्या कह के सुनाते हैं कि वक्त की प्रॉपर्टी देश में नंबर 3 प्रॉपर्टी है डिफेंस लैंड के पास। अरे भाई, इसके तथ्य और आंकड़े व्हाइट पेपर एक इशू कर दीजिए, जारी कर दीजिए, उससे पता चल जाता है कि क्या है। तो भरमाने की कोशिश ज्यादा की गई है और उससे उससे फायदा किसी को नहीं है। फायदा जो पॉलिटिकल लोग सवाल उठा रहे हैं वही कि क्या ऐसी प्रॉपर्टी को उठा के आप कॉर्पोरेट्स के हवाले करने वाले हैं, क्या ये इंटेंशन है उसके पीछे में। तो ये सवाल है जिससे जो है वो है, लेकिन अब वहां सुप्रीम कोर्ट में तो ये बातें, पॉलिटिकल बातें तो होगी नहीं। एक मंत्री ने उठ के कह दिया संसद कि ये संसद भवन तक पर जो है वो वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया था। इस पे गौरव गोगोई ने सवाल उठाया और बहुत जबरदस्त काउंटर उठाया कि अगर ऐसा है तो आप इससे संबंधित प्रमाण रखें। तो इतना झूठ फैलाना समाज में, यहाँ तक कि संसद में, जो कि गैर कानूनी है, गलत है, नहीं उठाया जाना चाहिए। और इससे समाज में आज जब देखिए पहलगाम के बाद देश में बात हो रही है, जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ कि सभी समाज के लोग, पूरा हिंदुस्तान एक है, पक्ष विपक्ष एक है और सभी धर्म, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को नाहक क्यों उठाया जाना। जहां मुद्दे कानूनी तौर से सुलझते हैं उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके लिए ट्रिब्यूनल्स हैं, उसके लिए कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है। उसमें अगर कहीं कोई ऐसी बात आती है जिससे ऐसा लगता है कि इसको कोर्ट्स को भी बाईपास करके टेक ओवर करने की कोशिश है या उसमें ऐसी चीजें, प्रावधान लागू किए जा रहे हैं, तो इसमें विवाद उठना स्वाभाविक है। सर्वोच्च जी न्यायालय पर लोगों को भरोसा है कि पीठ जो है वो फैसला करेगी, वो थ्रेड बेयर करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने शुरुआत में ये भी कह दिया कपिल सिब्बल को कि जब तक कोई ठोस चीज नहीं होती हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते। सरकारें, सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय जो है इंटरफेयर नहीं करते संसद के मामलों में। वैसे ही संसद और सरकार के बीच में काफी टसल हो रहा है। आपने देखा वो RN रवि जो गवर्नर हैं वो तमिलनाडु के, उन्होंने कई महीने से कुछ बिल रोक रखे थे, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको खारिज किया और सारे बिल्स को कानून में बदलने की जो है उनको सहमति दे दी। और इसके बाद टाइम लिमिट भी सेट कर दिया गवर्नर्स के लिए भी और यहाँ तक कि राष्ट्रपति के लिए भी कि किसी विधेयक को, किसी चीज को आप कितने लटकाए हैं। और ये विवाद अभी चल रहा है, तो अदालतें जी ये नहीं के बिल्कुल हस्तक्षेप जाहिर सी करती बात हुई है। नजर आए। अदालतें जो है अगर वो अगर आपका पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्या है इस पर नहीं चलती हैं। अदालतें तर्क पर चलती हैं, वो चाहे याचिकाकर्ता की तरफ से हो या सरकारी पक्ष की तरफ से हो। अगर ये बिल्कुल कानून बिल्कुल जो है जिस तरह से जी बनाया गया, क्योंकि ओंकारेश्वर जी ये कहा गया है कपिल सिब्बल की तरफ से कि अनुच्छेद 25 जो कि धर्म पालन, उसके अनुरूप आचरण करने और धर्म का प्रचार करने की अधिकार की जो गारंटी देता है, उसका सीधे तौर पर उल्लंघन है। तो जो कोर्ट में जो दलीलें चल रही हैं, क्योंकि इसकी पहली ही लाइन ये कही गई है कि ये कानून जो है, ये जो बिल बनाया गया है, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। ये धर्म की जो जो हमें आजादी मिली हुई है उसका ये उल्लंघन करता है सीधे तौर पर। ये अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है। तो ये बेसिस पर बनाया गया है। इसमें बीजेपी क्या कह रही है, कोई और क्या कह रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है कोर्ट को। लेकिन आप ये देखिए कि कोर्ट के बाहर क्या धारणा बनाई जाती है। कोर्ट के बाहर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो फैलाया जाता है वो ये कि ऐसा लगता है कि मुसलमान कल को जहां रहता है उसके बराबर की कोई जमीन है, वहां पर जाके कब्जा कर ले, अपनी ईंट रख दे और कह दे कि भाई ये तो वक्फ की जमीन है, और वो वक्फ हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से जो नफरत है वो ऐसे ही फैलाई जा रही है। और ये तो बाकायदा तौर पर बीजेपी की तरफ से ये कहा गया, सरकार की तरफ से, कि जो
SC STs हैं, उनकी जो जमीन है उन पर कब्जा करने की कोशिश थी। हमने देखिए ये बिल लाकर, ये कानून बनाकर इस सबको खत्म कर दिया है। यानी कि आप अब SC ST और मुसलमानों के बीच में भी नफरत फैलाने का काम जो है वो करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, मैंने इसीलिए इस बात पे जोर दिया कि सबसे ज्यादा वक्फ कानून में जो भी संशोधन किए जा रहे हैं उस पे झूठ को, मिस इन्फॉर्मेशन को जो है वो आधार बनाया गया है। ये भ्रम फैलाने की कोशिश की वक्फ बोर्ड से ये हो रहा है, वक्फ एक्ट से ये हो रहा है, और इससे हिंदुओं का कहीं कोई इससे लेना देना नहीं है। कहीं कोई अगर कहीं कोई प्रॉपर्टी, किसी आसपास के प्रॉपर्टी में अगर कोई डिस्प्यूट कहीं है तो वो मामले कानून के अधीन है, उस पे न्यायालय बैठे हुए हैं उसको करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर झूठ फैलाया गया है और उसमें पॉलिटिक्स भी घुसाया गया है। ये कहना कि हम इसमें महिलाओं को शामिल कर रहे हैं, महिलाओं को शामिल करने का प्रावधान पहले से था। अब वो उसमें ये कहना कि नहीं, महिलाओं में हम अति बैकवर्ड जो है वो महिलाओं को शामिल कर रहे हैं, या बोहरा और सुन्नी में उसको शामिल करना चाहते हैं। ये बीजेपी ने इसी तरह से जो है वो डिवीजन करने की कोशिश की है। अब ये सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा कि इसको किस तरह से सरकार जस्टिफाई कर पाती है कानून को अपने जो बनाया है, या उसको संवैधानिक रूप से विभेद दिखाई देता है। ये तो तय है कि अगर आर्टिकल 25 सभी धर्मों को अपने अपने धर्म में अपने तरीके से रहने जीने, उसकी परिपाटी की इजाजत देता है, तो ये सबको देता है, हिंदुओं को भी देता है, सिखों को भी और ईसाइयों को भी और मुसलमानों को भी। तभी तो ये सेकुलर कंट्री है। ये सरकार जो है, बीजेपी खुद एक सेकुलर पार्टी अपने आप को, उसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए तो वो अपने आप को सेकुलर पार्टी ही लिखते हैं। वो थोड़ी कहते हैं कि हम हिंदू पार्टी हैं। लेकिन हाँ, हिंदुओं के वोट बैंक के लिए वो ये बातें जरूर फैलाते हैं कि नहीं ये चीज है। तो मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी सर्वोच्च न्यायालय में हो जाएगा। जो चीजें रखी जा रही हैं, जहां अगर सरकार सेटिस्फाई कर पाएगी सर्वोच्च न्यायालय को, वहां तक ठीक। अगर वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो जाहिर है उनका फैसला होगा। तो ये देखने वाली बात है कि अभी क्या फैसला आता है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कल भी इसको लेकर सुनवाई होगी और कल भी आप इसी तरीके से, जैसे आज आपने दिन भर डीपी लाइव पर लाइव देखा है, पॉइंट टू पॉइंट तमाम बातों को देखा है। सब जो कोर्ट में जो कुछ हो रहा था अंग्रेजी में होता है, उसका हिंदी अनुवाद में, और क्या कुछ उसके मायने, उस सबको आप हमारे ये चैनल पर लगातार देख रहे थे। कपिल सिब्बल ने सीधे तौर पर ये कहा है कि ये कानून जो है असंवैधानिक है, वक्फ संपत्ति को कंट्रोल करने वाला है, छीनने वाला है, सीधे तौर पर ये कहा गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जिस तरह से वक्फ प्रॉपर्टीज जो हैं वो तमाम जगहों पर हैं, उसको सरकारी कब्जे में लाना और हर गली नुक्कड़ पर एक तरह से एक डिस्प्यूट क्रिएट करना और उस पर राजनीति करना, ये सीधे तौर पर इसका मकसद लगता है। क्योंकि कोई भी कहीं पे भी चाहे इसको डिस्प्यूट वो कर दे, उसके बाद आप ये कहें कि ये मदरसा जो है वो वक्फ की जमीन पर नहीं, ये मस्जिद नहीं है, ये मकान नहीं है, ये दुकान नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये किसी पर भी डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं। और डीएम को जो है वो फुल पावर जो है इस पर दी हुई है। यही बात है जिसको लेकर सबसे ज्यादा आपत्तियां जताई गई हैं। और आज एक तरह से 1904 से लेकर 2025 तक, जब कानून बनने से लेकर जो अमेंडमेंट्स अब तक हुए, उन सब पर एक तरह से एक लंबी चौड़ी बहस और चर्चा की गई है, जो कल भी जारी रहने वाली है। और देखना ये होगा कि जब सरकारी पक्ष की तरफ से अपनी बात को रखा जाएगा तो कैसे इसको रखा जाएगा, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील हैं वो टॉप, हम कह सकते हैं कि देश के वकील हैं जो इसको लीड कर रहे हैं। चाहे अभिषेक मनु सिंघवी की हम बात करें, या फिर कपिल सिब्बल की बात करें, या फिर हुजैफा अहमदी की बात करें, वो तमाम अपनी बातों को यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर ये लग रहा है कि ये चर्चा आगे जो है वो चलने वाली है। क्या आपको लग रहा था ओमकारेश्वर जी की जिस तरह से सबसे महत्वपूर्ण चीज है डीएम्स के हाथ में पावर देना। आप कल्पना करिए कि आज बीजेपी की सरकार राज्यों में है, कुछ राज्यों में, और कुछ राज्यों में कांग्रेस की है, कल को किसी और पार्टी की भी होंगी, अन्य दलों की होंगी, और वो उससे प्रभावित होंगे। जाहिर है पॉलिटिकल जो उनके बॉसेस होते हैं उनसे वो कंट्रोल्ड होते हैं डीएम्स जो हैं, और फिर वो उस हिसाब से फैसला करें। तो फिर क्या होगा? डीएम्स को एम्पावर इस बारे में करना, कोर्ट के प्रोसेस को कमजोर करना है, जो किसी के पक्ष में नहीं है।
न हिंदुओं के पक्ष में है न मुसलमानों के पक्ष में है। जहां जहां हिंदुओं के से मतलब बीजेपी से अलग जो सरकारें होंगी, अगर वहां पे डीएम ने फिर उल्टे फैसले करने शुरू कर दिए, तो ये तो, और हर जिले में आप फिर डीएम को एम्पावर कर दीजिए और डीएम अपने आप से फैसला करने लगे, तो फिर वक्त ट्रिब्यूनल का क्या है, इसका फिर मकसद क्या है, फिर उसकी रेलिवेंसी क्या, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। तो ये जो चीज है, मुझे लगता है कि वो ज्यादा बोन ऑफ कंटेंशन सा होता है, और इससे ज्यादा विवाद और खड़ा होने की संभावना है। अगर अगर आप विवाद को निपटाना चाहते हैं तो उसको शांतिपूर्वक, उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत निपटाया जाना चाहिए। हाँ, उसको एक्सपेडाइट करने वाली बात होती है कि भाई कोर्ट्स में तो 20-20 साल केसेस चलते हैं, आम आदमी का यही तर्क होता है। भाई ट्रिब्यूनल इसीलिए बने हैं कि ट्रिब्यूनल में इससे रिलेटेड कोर्ट केसेस भी आते हैं, वो इसीलिए एक्सपेडाइट होते हैं। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड या मुसलमान नहीं बनाते, वक्फ बोर्ड सरकार बनाती है, और उसमें जुडिशियरी के लोग होते हैं, जुडिशियल लोग होते हैं। तो ये एक तरह से सरकार का अपना बनाया हुआ कोर्ट होता है जो उसको एक्सपेडाइट करता है। उस प्रोसेस को ओवरलुक नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद अगर उस किसी को भी आपत्ति है तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बने हुए हैं, उसमें जा ही सकता है और जाता ही है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक मेजर पॉइंट होगा जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को फैसला करना होगा कि क्या इसको डीएम्स को एम्पावर किया जाना चाहिए, क्या इसी तरीके से होना चाहिए। और जो बात आर्टिकल 25 की आई, तो ये सभी धर्मों पर एक समान लागू होता है। सभी धर्मों से संबंधित विवाद, कोई कोई हिंदुओं पे आके कहे कि तुम किस तरह से हिंदू हो, तुमने प्रयाग में स्नान किया तभी हिंदू हो, नहीं स्नान किया तो हिंदू नहीं हो। बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता बीजेपी के स्नान करने या संघ के नहीं गए, तो इसका मतलब वो हिंदू नहीं है। ये 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 तो पॉलिटिकल बातें हैं, इसका कोई जस्टिफिकेशन कानूनी आधार नहीं हो सकता। वहां कानूनी आधार पर बातचीत होगी। आप उसमें एक और सवाल किसी एक्सपर्ट ने उठाया था कि आपने कहा कि हम करप्शन को कम करना चाहते हैं, तो इस संशोधन के किस बिंदु से करप्शन कम हो जाता है? कौन से बिंदु से करप्शन कम होता है? करप्शन तो इसमें से किसी बिंदु से नहीं होता है। ये तो सिर्फ कंट्रोल लेने देने वाली बात होती है कि कंट्रोल किसके हाथ में हो, उसमें ज्यादा हिंदू हो या ज्यादा मुसलमान हो, इससे तो कंट्रोल नहीं होता। वो मुस्लिम्स भी अगर वक्फ काउंसिल है तो सरकार अपॉइंट करेगी, सरकार देखेगी किसको नॉमिनेट करना है, तो उस पे कहां से करप्शन कम होने या ज्यादा होने वाली बात आती है? ये सिर्फ परसेप्शन का सवाल है, और ये आम जनता को बताने का सवाल है कि देखिए हमने इसमें भी जो है थोड़ा चूड़ी टाइट कर दी है। ये इस तरीके से कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाएं नहीं चला सकती। जी जी, बिल्कुल। ज़ाहिर सी बात है, और पॉलिटिक्स जो इस पर हो रही है, भ्रांतियाँ जो फैलाई जा रही हैं, जिस तरह की तमाम इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि मानो जैसे माफ़िया, भू-माफ़ियाओं का अड्डा है, वक़्फ़ बोर्ड्स या फिर काउंसिल, इस तरह की बातें जो है वो कही जाती रही। ये कहा जाता रहा कि भई किसी पर भी कब्ज़ा कर लेते हैं और उसको वक़्फ़ बता देते हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम गलतफ़हमियाँ, एक तरह से वही जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो सियासत है, उसके केंद्र में अब वक्फ को लाकर खड़ा कर दिया गया है। लेकिन कोर्ट में चैलेंज इसकी संवैधानिक वैधता को दिया गया है कि ये असंवैधानिक है, और सरकार की तरफ से कल हो सकता है कि इसको लेकर अपनी तरफ से दलीलें जो है वो पेश की जाए। बहुत इंटरेस्टिंग कोर्ट रूम में जिस तरह की जुरे बहस चल रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और लगातार हम इसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। ओंकारेश्वर जी, बहुत शुक्रिया देखिए, आपका करप्शन, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। जी। लास्ट लाइन जोड़ना चाहता हूँ। जो करप्शन का इशू है ये एक अलग इशू है, एक बड़ा इशू है। करप्शन किसी एक धार्मिक समुदाय के बीच में हो ये भी कोई जरूरी नहीं है। करप्शन मुसलमानों में भी हो सकता है, उनके वक्फ बोर्ड में भी हो सकता है, और किसी हिंदू ट्रस्ट में भी या किसी और उसमें भी हो सकता है। लेकिन वही बात है कि सभी प्रकार के करप्शन को डील करने का एक ही प्रकार का तरीका होना चाहिए ना। अगर कहीं गलत है तो एजेंसियां मौजूद हैं आपके पास, हर प्रकार के कानून मौजूद हैं। अगर वो गलत है तो कानूनी प्रक्रियाएं मौजूद हैं जो सभी पर लागू होती हैं, चाहे वो बाबा राम रहीम पर हो चाहे किसी और पर हो, उनपे भी तो कानूनी कार्रवाई होती है कि नहीं होती है? तो अगर करप्शन है तो कोई न मौलाना बचेंगे ना कोई साधु बाबा बचेंगे, सब पे एक साथ की कार्रवाई होगी। इसको कह के और वो सब सारी चीजें जो करना है
वो थोड़ा सा एक परसेप्शन डिफरेंट बनाने की कोशिश है। वरना इस देश में कानून का शासन है, संविधान का शासन है, और यही चीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट को देखना है और फाइनल उसको तय करना है कि कहाँ उसको डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है या स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश हो रही है। अगर स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है तो सरकार, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट उस पर मुहर लगाएगी, और अगर डाइल्यूशन हो रहा होगा तो जाहिर है उसको स्ट्राइक डाउन करेगी सुप्रीम कोर्ट। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके तमाम पहलुओं को कोर्ट को देखना है, इसीलिए सुनवाई जो है वो लंबी चल रही है और इसके हर पॉइंट्स पर, हर क्लॉज़ पर जो बदलाव किए गए हैं, जो नया कानून बनाया गया है, उन सब पर एक लंबी-चौड़ी बहस और चर्चा जो है वो की जा रही है। सवाल-जवाब जो है वो पूरी तरीके से उसमें किए जा रहे हैं और हर पहलू को उसमें रखा जा रहा है। सरकारी पक्ष की तरफ से क्या कहा जाता है कल, ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बहुत शुक्रिया ओमकारेश्वर जी, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन कल आप ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि जैसे ही शुरुआत होगी इस पूरे सुनवाई की, हम फिर से आपके सामने हाज़िर होंगे। हमारी टीम राजीव जी आपके सामने हाज़िर होंगे तमाम अपडेट्स के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।